जी, तो हमने लास्ट डिस्कशन के अंदर जो काम किया था उसमें हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन तक पहुंचे थे। तो सबसे पहले हमने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी थी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट फंक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा और वो कैसे लिख सकते थे, मैं उसकी तरफ जाता हूँ। ये हमारे पास लेट सपोज कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर था z, जिसे आप लोग यूँ कह लें कि हम लिखा करते थे x प्लस आयोटा y। तो ये हमारे पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म थी, तो जब इसको पोलर फॉर्म में लिखा था तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और इसमें r को हमने क्या लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो x की जगह पे हमने r कॉस थीटा प्लस आयोटा y की जगह पे हमने r साइन थीटा पुट किया था। तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बच गया, जो कि एलर फार्मूला है, और एलर फार्मूला के मुताबिक हमें पता है कि ये ई पार आयोटा थीटा होता है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू आर ई पार आयोटा थीटा। और इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स या जो भी पीपीएससी के अंदर आप लोगों से बात पूछी जा सकती है, वो क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, वो ये पूछी जा सकती हैं कि आयोटा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, या यूं कह लें कि माइनस आयोटा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हमने अगर ये बातें बतानी हैं तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये आयोटा इटसेल्फ क्या है। आयोटा को अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसे ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, तो उस तरह ऑर्डर पेयर की फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहूँ तो 0 1 लिखा जाएगा। अब मैं आयोटा को सॉल्व कर रहा हूँ, 0 1 में लिखा जाएगा, इसका मतलब इसका x कंपोनेंट 0 है, y कंपोनेंट 1 है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो बनती है r e पावर आयोटा थीटा। तो r कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, और थीटा कैसे आएगा, टेन इनवर्स y बाय एक्स। तो टेन इनवर्स 1 बाय 0, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी है। तो टेन की वैल्यू अनडिफाइंड कहाँ पर होती है, हमें पता है 90 पर जो है वो टेन जो है अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि z इज इक्वल टू आर ई पार अयोटा थीटा होता है। तो z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर अयोटा हो तो अयोटा के हिसाब से जो r की वैल्यू आती है वो 1 आती है, और थीटा की जो वैल्यू आती है वो पाई बाय 2 आ रही होती है। तो हम इस टाइप के एमसीक्यूज पीपीएससी के अंदर देखते हैं अक्सर कि अयोटा किसके इक्वल होता है। तो अयोटा ई पार अयोटा पाई बाय 2 के इक्वल होता है। ठीक है ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, क्योंकि हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है उसको इस फॉर्म में लिख सकते थे। तो अयोटा इज इक्वल टू ई पार अयोटा पाई बाय 2। तो इस तरीके से अगर माइनस अयोटा आ जाए तो क्या होगा, या 1 आ जाए, मैंने 1 भी लिखा है, माइनस अयोटा भी लिखा है, -1 भी लिखा है। तो मैं 1 को और माइनस अयोटा को और कर देता हूँ, -1 को आप लोग देख लीजिएगा। तो 1 को अगर देखें तो 1 के हिसाब से भी 1 को अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें, अब मैं z इज इक्वल टू 1 लेके चल रहा हूँ, तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो 1 0 हो जाएगा, मतलब x कंपोनेंट 0 है, y कंपोनेंट सॉरी x कंपोनेंट 1 है, y कंपोनेंट 0 है। तो इसका जो r बनेगा वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 आ जाएगा। थीटा जो आ जाएगा वो टेन इनवर्स y बाय 1 आएगा। तो टेन इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होता है हमारे पास। तो अच्छा, ये 0 भी होता है, और अक्सर जो पूछा जाता है ना इसके बारे में कि इसके अलावा और कौन से एंगल पे आती है इसकी वैल्यू, टेन 0, तो 0 पे 0 होता है, 90 पे ये मेरे पास, उसके बाद प्लस 0 90 180, 180 पे जाके दोबारा से, तो 0 पे भी और पाई पे भी, दोनों पे ही आप लोगों को वैल्यू जो है वो 0 दे रहा होता है, टेन इनवर्स 0 जो है। ठीक है ना। तो आप लोग पाई पुट कर सकते हैं, तो ई पार 1 जो है जी को आप लोग लिख सकते हैं r यानी कि 1 ई पार अयोटा थीटा, थीटा की जगह पे 0 लिखेंगे तो ई पार अयोटा 0 का मतलब वो तो ई पार 0 हो गया, वो 1 ही आ जाएगा।
तो 1 इज इक्वल टू 1, वो तो ऑब्वियस केस है। तो इसको 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ई पार आर की जगह पे 1 और थीटा की जगह पे पाई भी लिख सकते हैं। 1 को लिखा जा सकता है ई पार अयोटा पाई, ठीक है ना। तो एक तो ये प्रोसीजर है कि ई पार अयोटा पाई बाय 2, ई पार अयोटा पाई या ई पार अयोटा 0 जब हम कहते हैं तो इनको इस तरीके से जो आंसर्स दिए जा सकते हैं। अच्छा, बल्कि नहीं, पाई आप इसको नहीं कहेंगे, आप इसको 0 ही कंसीडर करें ना। पाई वाला केस तो हम उसमें ले लेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को इसका ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा दिखा देता हूँ एंगुलर पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि थोड़ा सा आप लोग अंदाज़ा लगा सकें कि पाई लिखना है कि नहीं लिखना। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर जी की जगह -1 भी ले लूँ ना, तो टेन इनवर्स 0 ओवर -1 आएगा, तो तब मैं इसको 0 नहीं लूँगा, बल्कि क्या लूँगा, पाई ले रहूँगा। और पाई जब ले रहूँगा तो इज इक्वल टू -1 के लिए लूँगा। उसकी रीज़न ये है कि आप एक सर्कल ड्रा करें ना जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, तो उसका जो 0 एंगल पे कंपोनेंट बनेगा वो 1 0 बनेगा, 90 पे जो कंपोनेंट बनेगा 0 1 बनेगा, उसके बाद 180 पे जो पाई पे जो बनेगा वो -1 0 बनेगा, और 270 पे जो कंपोनेंट बनेगा वो 0 -1 बनेगा। इसका मतलब जब अकेले 1 की बात हो तो मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो ई पार अयोटा 0 ही बनेगा ना, ठीक है। जब 0 1 की बात हो तो इसका नाम होता है अयोटा, और अयोटा बनेगा ई पार अयोटा पाई बाय 2। जब बात हो -1 की तो वो बनेगा ई पार अयोटा पाई, और जब बात हो -0 -1 का मतलब माइनस योटा की, तो माइनस योटा की बात हो तो इसका अब डायरेक्ट आंसर मुझे देख के पता चल रहा है कि -1 कहाँ पे बनेगा, 3 पाई बाय 2, 270 है, ठीक है। तो ई पार अयोटा 3 पाई बाय 2, सॉरी नेगेटिव नहीं, मतलब एंगल 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 भी लिखते हैं इसको। और अगर इधर से देखेंगे तो 3 पाई बाय 2 पे ये वैल्यू आती है, इधर से देखेंगे तो -π/2 पे भी आती है। दोनों तरीकों से आप लोग ये वैल्यू राइट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, -π/2 क्यों लिखते हैं और इसका डिफरेंस क्या आएगा अगर मेजर डिफरेंस इनके अंदर देखना हो? तो मेजर डिफरेंस ये बता दूं कि हम ये जो चीज लिखते हैं ना साथ में, ये होती है आर्गुमेंट, एंगल होता है, ठीक है। अब ये आर्गुमेंट आपको यूं भी लिखा हुआ नजर आएगा, यूं भी लिखा हुआ नजर आएगा। इस आर्गुमेंट में और इस आर्गुमेंट में बड़ा डिफरेंस है। ये मैंने आर्गुमेंट ये वाला लिखा है, और अगर -π/2 लिखता हूं तो फिर ये कैपिटल आर्गुमेंट है। कैपिटल आर्गुमेंट में और इस आर्गुमेंट में डिफरेंस क्या है? ये जो कैपिटल में लिखा जाता है इसको हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट का नाम देते हैं, जो कि -π से π के दरमियान में वैल्यू होती है। तो ये वाली वैल्यू ना पाई से बड़ी बन रही है, ये पाई प्लस π/2 है, यानी कि पाई से एक्स्ट्रा है। तो आप अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, प्रिंसिपल ब्रांच लिखना चाह रहे हैं, तो ये पार -π/2 लिखेंगे, यानी कि पाई से कम वाला आंसर जो है, इधर से जो एंगल पाई से कम बनता है, ठीक है जी। तो ये तो वो होगी बात कि आप लोगों को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर पूछा जाए तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि, और उनमें से ज्यादातर ये वाला एमसीक्यू आप लोगों को आता है, अयोटा वाला, और माइनस योटा आएगा तो ऑब्वियसली ई पार -π/2 भी, अगर ई पार -π/2 मौजूद है तो वो भी लिख सकते हैं आप लोग, और ई पार 3π/2 है तो वो भी लिखा जा सकता है। अच्छा, ये तो बात होगी जब हमने कहा कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखते हैं। अच्छा, दूसरी बात जहां पर मैं मौजूद था, जो आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर की हुई थी मैंने स्टार्ट में, ये था कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट फंक्शन। तो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट फंक्शन जो था उसके अंदर देखें ई पार जी इज इक्वल टू ई पार एक्स प्लस अयोटा वाई, क्योंकि उसने क्या काम किया है, जहां पर जी था उसकी जगह पे एक्स प्लस अयोटा वाई राइट डाउन कर दिया है। अच्छा, ई पार एक्स को लहदा कर लिया, ई पार अयोटा वाई को लहदा से कर लिया, और ई पार अयोटा वाई जो लहदा से था उसको कॉज, जो आयलर फार्मूला है कॉज थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ई पार अयोटा थीटा की जगह पे वो अप्लाई कर दिया। तो ई पार जी मॉड इज इक्वल टू ई पार एक्स, ये उसने कहा कि ई पार अगर इसकी मैग्नीट्यूड लेना ई पार जी की तो ई पार एक्स आती है। वो कैसे आती है ई पार एक्स? बेसिकली इसकी मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो अच्छा, ये एंगल, चलिए एंगल से पहले मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उसने जो मैग्नीट्यूड लिखी है क्यों लिखी है। तो सुन लें, ई पार जी हमारे पास था ई पार एक्स इंटू कॉज वाई प्लस अयोटा साइन वाई। तो जब इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे ना आप लोग,
तो मैग्नीट्यूड के दौरान ई पार एक्स कॉज वाई, ये एक्स कंपोनेंट है, इसका स्केयर भी आ जाएगा, और ई पार एक्स साइन वाई, ये वाई कंपोनेंट है, इसका स्केयर आ जाएगा, ओवरऑल स्केयर। तो इन दोनों में से ई पार एक्स का स्केयर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और अंदर बच गया कॉस स्केयर वाई प्लस साइन स्केयर वाई। कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर 1 होता है, तो ई पार एक्स का स्केयर है, और ई पार एक्स का स्केयर उसके स्केयर रूट से जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो ई पार एक्स बच जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ई पार एक्स, ई पार जी जो है हमारे पास ई पार एक्स, ई पार जी की मैग्नीट्यूड जो है वो ई पार एक्स के इक्वल है, और इसका जो आर्गुमेंट है वो क्या होगा, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट क्या चीज होती है, आर्गुमेंट होता है ये देखें, ये ई पार जी की फॉर्म थी ना, ई पार एक्स इंटू कॉज, ये जो वाई था ना वो थीटा होता था जब मैंने पहले लिखा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग राइट करें, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर ई पार अयोटा थीटा लिखा जा सकता है, और आर का मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड, ये नोटेशन आपने हमेशा याद रखनी है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसको लिखा जा सकता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड, ई पार अयोटा, और साथ में उसका आर्गुमेंट। तो इस चीज के साथ कंपेयर करें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये जो आप लोगों को नजर आ रहा होगा इसके अंदर, ये वाला, ये तो ई पार जी जाहिर है एक्सपोनेंशियल पावर ली, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको आप जी की जगह पे सोचे ना कि ये लेट सपोज क्या है मेरे पास, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जी की जगह पे लेट सपोज पी आ गया, कोई भी नाम देना है ना मैंने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर का। अच्छा, अब अंदर cos y प्लस योटा साइन y है, तो वो क्या ख्याल है, इससे e पार योटा y है ना, तो वो इससे मिलता जुलता है, तो y किसकी जगह पे आ गया, आर्गुमेंट ऑफ z की जगह पे। इसका मतलब ये हो गया कि आर्गुमेंट ऑफ e पार z जो है वो y है, और e पार z की जो मैग्नीट्यूड है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड जो है वो e पार x है। तो ये इस वजह से उसने इसको कंपेयर करके ऐसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि आर्गुमेंट क्यों लिखा है। अच्छा, उसका किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो बेसिकली ई का कॉन्जुगेट नहीं आता, बल्कि जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा कॉन्जुगेट तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स के ऊपर ही अप्लाई होना है, ठीक है ना। तो ये एक तो चीज़ हमने ध्यान में रखनी है। इसके अलावा उसकी पावर लेंगे तो पावर ऑब्वियसली साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन को साइन, साइन जी जो है ई पार अयोटा जी माइनस ई पार अयोटा जी, ये तो अच्छा है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं साइन जी की, कि साइन जी को कैसे लिखा जा सकता है, साइन एक्स कॉज हाइपरबोलिक वाई प्लस एयोटा कॉज एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। अच्छा, ये नोटेशन देखने में यूं लगता है कि बड़ी अजीब सी नोटेशन है जी, ये ऐसे कैसे आप लोग इसको राइट कर सकते हैं, तो लेकिन इन ट्रू सेंस जब आप लोग साइन और कोसाइन को सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो हाइपरबोलिक फंक्शंस ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो है ना इन्वॉल्व हो जाते हैं, कि साइन एक्स को और कॉस एक्स को जब राइट करते हैं तो वो हाइपरबोलिक की फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि साइन एक्स को जब आप लोग करेंगे तो साइन अयोटा वाई जहाँ पे होगा उसकी जगह पे कॉस हाइपरबोलिक वाई आ जाएगा ना। ये मैं यहाँ पे इसके साथ में राइट कर देता हूँ कि साइन जी जो उसने सॉल्व किया ना, किस तरह किया है, साइन जी दरअसल होता है साइन एक्स प्लस अयोटा वाई, जो कि क्या होता है मेरे पास, साइन एक्स कॉस अयोटा वाई प्लस कॉस एक्स साइन अयोटा वाई। अब आपको पता है कि कॉस अयोटा वाई दरअसल कॉस हाइपरबोलिक ऑफ वाई के इक्वल होता है, और साइन अयोटा वाई जो है वो किसके इक्वल होता है, अयोटा साइन हाइपरबोलिक ऑफ वाई के, क्योंकि साइन के साथ अगर अयोटा आ जाए तो साथ में अयोटा इसके साथ आता है और हाइपरबोलिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास। अच्छा जी, इसको क्या लिखूंगा मैं, साइन एक्स प्लस अयोटा वाई है, तो अयोटा कॉस एक्स और साइन हाइपरबोलिक ऑफ वाई, तो ये चीज आ जाएगी मेरे पास। तो यही काम आप लोग कॉस के लिए कर लेंगे, कि कॉस के लिए जब करेंगे तो कॉस का फार्मूला कॉस जी का जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स प्लस अयोटा वाई, तो बन जाएगा कॉस एक्स और कॉस अयोटा वाई माइनस साइन एक्स
साइन आयोटा वाई। तो अब काज आयोटा वाई की जगह पे काज हाइपरबोलिक वाई है, देखें यहाँ पे, और साइन हाइपरबोलिक वाई की जगह पे आयोटा साइन हाइपरबोलिक ऑफ वाई है। तो ये उसकी जगह पे वैल्यूज पुट की हैं, ये फार्मूला के तौर पे आप लोगों ने इसको देख लेना है। ये वाली फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, क्योंकि ये नेट पे भी अवेलेबल, आप लोग उसको देख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ इसलिए कि हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देख रहे थे, मैंने आप लोगों के साथ इसको शेयर कर लिया। साइन जी इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसकी बजाय मैं थोड़ा सा इस फाइल को पे फोकस करने की बजाय मैं एक्सप्लेन कर दूं चीज़ों को, ताकि थोड़ा थोड़ा आप लोग देख लें। ये फाइल तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर देनी है, क्योंकि आप डिस्कशन मोड में फिर जाके जब डिस्कस करने की बारी होगी तो आप ये चूँकि रिटन फॉर्म में आपके पास होगा तो आप इसको देख सकेंगे। तो हम इससे पहले की बातें कर लेते हैं कि जहाँ पर हमने कल छोड़ा था डिस्कशन करते हुए, वो टॉपिक क्या था? वो था हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन। अब पीरियोडिक फंक्शन की जब बात होती है तो हर वो फंक्शन जिसको इस फॉर्म में लिखा जा सके, किसी एफ ऑफ जी को एफ ऑफ जी प्लस लैम्डा, और लैम्डा कहाँ का मेंबर होगा? ऑब्वियसली जी अगर किसी जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर की डोमेन से है, उनकी डोमेन ऑफ एफ का मेंबर है ना अगर जी, तो लैम्डा भी आपने उसी डोमेन से ही लेना है। तो एफ ऑफ जी प्लस लैम्डा अगर अगेन एफ ऑफ लैम्डा की कुल आ जाए तो पीरियोडिक फंक्शन है। अब जिस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी क्या है? पीरियोडिक है। याद रखिएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पीरियोडिक है। उसकी वजह क्या है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते थे, ई पार जी को ना, ई पार जी को ऐसे लिख सकते थे, ई पार एक्स और cos y प्लस आयोटा साइन y। और ये वाली कौन सी फॉर्म है? ये वाली फॉर्म इससे पहले आज मैंने फिर राइट की थी, मैं दोबारा वहां से उठा लेता हूँ कि जी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर था तो उसको आयोटा y जो बना था वो आप लोगों के पास r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा था। तो बल्कि ये तो जी की फॉर्म है ना, ई पार जी जब हमने बनाया था, ये रहा ई पार जी जो बनाया था, तो ई पार एक्स cos y प्लस आयोटा साइन y। अच्छा, इसमें अब क्या करेंगे आप लोग, जो काज का और साइन का पीरियड होता क्या है, क्योंकि काज और साइन तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो इनका 2 पाई होता है। तो आप 2 पाई भी लिख सकते हैं, 2 के पाई भी लिख सकते हैं, 2 एन पाई भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। 2 के पाई लिख दें कि कोई भी इंटेग्रल वैल्यू है, आयोटा साइन वाई प्लस 2 एन पाई। ओके, तो अब ये जो चीजें हैं यहाँ पे, अब मैं इसको यूं कह सकता हूं, ई पार एक्स और इसको ई पार आयोटा y प्लस 2n पाई। तो इसको यूं कह सकता हूँ, ई पार x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा 2n पाई। ई पार x प्लस आयोटा y को कह सकता हूँ ई पार z प्लस आयोटा 2n पाई। तो आयोटा 2n पाई को आप लैम्डा अगर समझें तो ये f ऑफ z प्लस लैम्डा ना हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया, सॉरी जी प्लस लैम्डा, इसको इस तरीके से लिखना चाहिए मुझे, एफ ऑफ जी प्लस लैम्डा। तो यहाँ पर फंक्शन के अंदर आप कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो दोबारा फंक्शनल ई पार जी के ही इक्वल है। तो इसका मतलब ये हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पार जी पीरियोडिक फंक्शन है। ये आप लोगों को एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात याद होनी चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर ये जो चीज़ है आप लोगों से पूछी जा सकती है कि ई पार जी हमारे पास पीरियोडिक है या नहीं है। बाकी अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन है मेरा, इसके बारे में बताइएगा, ई पार जी बार है, ये एनालिटिक होगा कि नहीं होगा? आप लोगों में से जो भी चाहे इसका आंसर दे सकता है। सर नहीं। प्रोसीड करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है जो फंक्शंस थे, हम बात कर रहे थे पीरियोडिसिटी के अंदर आज जा रहे थे, तो ई पार जी बार से आगे हम चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, ये सारे के सारे पीरियोडिक भी हैं, एनालिटिक भी हैं, हमारे पास जाहिर है डिफरेंशियबिलिटी भी फिर इनकी इंश्योर होगी। इसके अलावा यहाँ से आप लोगों को जो चीज़ देखनी है, मैं उसी टॉपिक पे चलता हूँ जो उसने सॉल्व किया हुआ था, जो स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर की थी।
ई पार साइन जी इज इक्वल टू 0, तो ये जो स्क्रीन है मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ, ये साइन जी इज इक्वल टू 0, तो जी की ये वाली वैल्यू है एन पाई। तो मैं इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ, तो इसको हम सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। तो ये इससे पहले ना एक डेफिनेशन सिर्फ आपने देखनी है, क्योंकि ना मैं उसका वो जो फाइल है वो क्विक रिव्यू की है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, तो वो तो बहुत शॉर्ट लिखा हुआ है, तो हम उसको बेसिक लाइंस वहीं से हम लेके चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम जितने भी कंटेंट्स हैं उनको साथ साथ देखते चलेंगे। जीरो ऑफ फंक्शन क्या होता है? जीरो ऑफ फंक्शन बेसिकली वो वैल्यू है जी की जिस पे फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। जी की जिस वैल्यू के लिए फंक्शनल वैल्यू जीरो हो जाए, इसका मतलब वो जी जो होगा वो जीरो ऑफ अ, for which z f of z is equal to 0, that z is known as zero of function। तो अब हमने जीरो ऑफ साइन फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन जी को जीरो पुट कर लें। अब साइन जी को जीरो पुट करने का मतलब ये होगा साइन एक्स प्लस अयोटा वाई को जीरो पुट कर लें। वैसे तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगना है इस पे, साइन एक्स कॉज अयोटा वाई, लेकिन मैं साइन एक्स और कॉज अयोटा वाई की जगह पे कॉज हाइपरबोलिक ऑफ वाई लिख लेता हूँ, क्योंकि कॉज अयोटा वाई बेसिकली कॉज हाइपरबोलिक ऑफ वाई के इक्वल होता है। फिर उसके बाद हमारे पास लिखेंगे प्लस कॉज एक्स साइन अयोटा वाई लिखना है, तो साइन अयोटा वाई जो होता है साइन हाइपरबोलिक ऑफ वाई, और साथ में क्या होता है उसके अयोटा होता है। तो इस फॉर्म में आप लोग लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस अयोटा वाई को। ये फार्मूला भी था जो मैंने स्क्रीन शेयर किया था, उसमें फार्मूले के तौर पे लिखा हुआ था, मैंने अब आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कहाँ से आया है। ये कहाँ से आया जी, कि cos अयोटा वाई को cos हाइपरबोलिक ऑफ वाई कहते हैं, और साइन अयोटा वाई को अयोटा साइन हाइपरबोलिक ऑफ वाई कहते हैं। ये वाली बात मैंने यूज कर ली है, फार्मूला यूज कर लिया है। तो इसके बाद अब चलते हैं हम। अच्छा आप लोग अब मुझे ये बताएं कि कॉज को अगर एक्सप्लेन करें, अब मैंने कॉज यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, जल्दी से कॉज को देखेंगे, कॉज का फार्मूला क्या बनेगा कॉज जी का। अच्छा इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं बेसिकली, तो कि जी की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जहां पर cos x 2 के इक्वल है, 4 के इक्वल है, या cos x के इक्वल है। लेकिन इस आर्टिकल के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस की चूंकि हमने बात नहीं करनी, सिर्फ इतना याद रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर ये जो मैं डेफिनेशन यहाँ पर कुछ फार्मूलाज राइट कर रहा हूँ, इनको आप लोग देखें कि ये फार्मूलाज हैं क्या चीज़ ना एक्चुअली। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने एक्चुअली ना अनम्यूट किया था, बाहर कोई था तो मैं साथ साथ वो लिख रहा था, उनके साथ डील कर रहा था। ओके यहाँ पर जीरो ऑफ साइन फंक्शन हम जो फाइंड आउट कर रहे थे ना, तो अब साइन एक्स कॉज हाइपरबोलिक वाई प्लस एयोटा कॉज एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, ये जो वैल्यू आप लोगों के पास आ चुकी है ना, तो अब इनमें से कोई एक पोर्शन ले लें। अब जाहिर है जब ये इक्वल टू जीरो है ना, तो इसका मतलब इसका रियल पार्ट सेपरेट से जीरो होगा और इमेजिनरी पार्ट वो भी सेपरेट से जीरो होगा। अगर इसका रियल पार्ट जीरो है
तो रियल पार्ट जीरो होने का मतलब है साइन एक्स कॉज हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये दो सिचुएशंस हो सकते हैं कि या तो साइन एक्स जीरो है या कॉज हाइपरबोलिक वाई जीरो है। अब कॉज हाइपरबोलिक फंक्शन तो जीरो है नहीं, क्योंकि कॉज हाइपरबोलिक की वैल्यू ये होती है ना e पावर एक्स प्लस e पावर माइनस एक्स ओवर 2। तो सॉरी ये तो कॉज जी के अंदर है ना, हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर हमने नहीं वैल्यू इसकी राइट की। तो बहरहाल चूंकि हाइपरबोलिक फंक्शन में हमारे पास कोसाइन की या इनकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, इसको y की फॉर्म में है तो y की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए था e पावर y प्लस e पावर माइनस वाई ओवर 2। तो ये तो चूंकि जीरो है नहीं, यहाँ से मैं यूं कर लेता हूँ इसको, और गलत अगर इसको लिख लिया तो इसका मतलब हुआ कि साइन एक्स जीरो है, क्योंकि साइन एक्स तो जीरो हो सकता है। और कहाँ पे जीरो होगा ये साइन एक्स जीरो हमें पता है कि होता है एन पाई के ऊपर। तो साइन एक्स जीरो हो गया एन पाई पे। तो एक्स की जो वैल्यू आ गई है वो मेरे पास आ गई है एन पाई। अच्छा अब मैं देखता हूँ वाई की वैल्यू क्या होगी। अब वाई की वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं, क्योंकि वाई जो अटैच है ना वो यहाँ पे अटैच है कि कॉज एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, कॉज एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। तो मैं देखता हूँ कॉज एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ एन पाई, और साइन हाइपरबोलिक वाई एन कोई भी चूंकि इंटीजर था तो कॉज की वैल्यू -1 पावर एन आएगी, साइन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू जीरो। ये अगर उधर डिवाइड हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि साइन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो हो सकती है क्योंकि साइन के फार्मूला के अंदर ई पावर वाई माइनस ई पावर माइनस वाई आता है, क्योंकि इसके अंदर माइनस हो रहा होता है, प्लस नहीं है। कॉज वाले के अंदर ओवरऑल क्या वैल्यू थी, प्लस की थी। तो मैं इसको जब सिंप्लीफाई करता हूँ ना ई पावर वाई माइनस ई पावर माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो को, तो वाई की जो वैल्यू आती है ना वो जीरो आती है। तो सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं कि अब हमारा जो जी बनेगा ना, या जो जी की वैल्यू आ रही है फाइनली, वो मेरे पास आ रही है एक्स प्लस अयोटा वाई। एक्स आ गया एन पाई प्लस अयोटा इंटू वाई की वैल्यू आ गई जीरो। ये मैंने एक वैल्यू आप लोगों के सामने जो है ना सॉल्व करके दिखाई है सिर्फ इस वजह से कि जब भी आप लोग कहीं पे देखेंगे ना कि साइन जी इज इक्वल टू जीरो हो तो जी इज इक्वल टू एन पाई होता है। और वो एन पाई आता कहां से, यहाँ से कि एक्स की वैल्यू एन पाई आती है और वाई की वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। तो जीरो ऑफ साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है ना वो एन पाई होता है। तो अब मैं एक टेबल बनाता हूं जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकेंगे। इसी तरीके से कॉज के लिए भी कर सकते हैं, और कॉज के लिए जब निकालेंगे तो वो क्या आएगी, तो जीरो ऑफ साइन भी कह सकते हैं, या साइन जी इज इक्वल टू जीरो फॉर जी इज इक्वल टू एन पाई, यूं भी कह सकते हैं, या एन पाई प्लस जीरो योटा भी कह सकते हैं। अकेला एन पाई भी लिखा हो तो कोई इशू नहीं है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों के सामने नजर आ रहा होगा, स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना ये आप लोगों को नीचे, साइन जी इज इक्वल टू जीरो एट जी इज इक्वल टू एन पाई। अच्छा कॉस जी इसी तरीके से कॉस जी इज इक्वल टू जीरो फॉर जी इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 प्लस जीरो अयोटा, उसमें भी y की वैल्यू जीरो आती है और x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 आती है। तो ये हो गए जीरो ऑफ साइन। और जीरो ऑफ साइन के अंदर ये याद रखना है कि सिर्फ x कंपोनेंट आता है, y कंपोनेंट क्या आता है हमारे पास, जीरो आ जाता है। जबकि इसी से मिलते जुलते एक और फंक्शन है हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूड के अंदर, हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो जब हाइपरबोलिक फंक्शंस के जीरोस की बात करते हैं ना, साइन हाइपरबोलिक जीरो और कॉस हाइपरबोलिक जीरो की, तो उसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग एक मामला है। वो क्या है कि जब भी हम साइन हाइपरबोलिक जीरो को जीरो ले रहे होते हैं तो इनके साइन यूं कह लें कि एक तरह से चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज हो जाते हैं कि साइन हाइपरबोलिक जी जब जीरो लेते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन में साइन को जीरो लेते हैं, तो वो आता है जीरो प्लस 2n पाई अयोटा, यानी कि वो उसके साथ जीरो आया था, इसके साथ 2n पाई आ गया। या आप लोग बेसिकली एन पाई भी कह सकते हैं, एन पाई अयोटा भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। या मैं यूं ही लिख लेता हूँ एन पाई अयोटा। ओके, और कॉज, ताकि मैं उसके साथ कंपेयर कर सकूं ना कि इसमें जो एक्स कंपोनेंट था वो वाई बन गया, और जो वाई कंपोनेंट था जीरो वो वाला क्या बन गया, एक्स बन गया। तो कॉज हाइपरबोलिक जी जरा ऊपर वाले को असेस करके बताए कोई कि क्या आंसर आना चाहिए फिर डायरेक्ट, अगर आप लोग याद रखना चाहें। सर जीरो प्लस 2n प्लस 1 पाई बाय 2 है।
5 पे 2 पाई करें सर। 2n प्लस 1 सॉरी आयोटा। मैंने वो 2 नीचे लिख दिया है। ठीक है, हाँ जी ठीक है सर। आयोटा प्लस और साथ में इसकी क्या आएगा, आयोटा। तो डन हो गया जी। आपको अब जीरो ऑफ साइन फंक्शन और जीरो ऑफ कोसाइन फंक्शन और इनके हाइपरबोलिक फंक्शंस के जीरोस की वैल्यू याद रह जाएंगी। और ये डायरेक्ट सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं, क्योंकि आप लोगों को इसका प्रूफ नहीं आना, सब्जेक्टिव पार्ट नहीं आना, इस वजह से सिर्फ मैंने साइन हाइपरबोलिक को सॉल्व करके ना थोड़ा सा कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन जी इज इक्वल टू 0 के बाद उसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर उसके एक कंपोनेंट को 0 रखेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर दूसरे में पुट करेंगे और वहां से सिंप्लीफाई करके दूसरी वाई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना। तो वो सारा काम वैसे तो करना चाहिए हमें, लेकिन कब, जब आप लोगों को सब्जेक्टिव पार्ट से प्रिपेयर करना हो। तो सब्जेक्टिव पार्ट से प्रिपेयर नहीं करना तो जीरो ऑफ साइन या कोसाइन। अच्छा ये एक और बात भी है, यहाँ पे ना आप लोगों को एन पाई एयोटा और कहीं पे 2 एन पाई एयोटा की फॉर्म में भी नजर आ सकता है, क्योंकि उसके मल्टीपल्स भी तो तमाम के तमाम होंगे ना फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसके बाद अब हम स्टार्ट करने लगे हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस। अब मैं यहाँ से चलें जी, इसको लॉगरिथमिक फंक्शंस के लिए इसको मैं दोबारा से इसको फुल कर लेता हूँ थोड़ा सा। वेल नेक्स्ट मूव करते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शंस में याद रखिएगा, किसी भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके लॉगरिथमिक वैल्यू को इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई भी कॉम्प्लेक्स आप लोगों के पास नंबर हो तो आप उसको इस फॉर्म से लिख सकते हैं, जी इज इक्वल टू आर ई पार अयोटा थीटा। और आर का मतलब यहाँ पे सादा सी बात है कि ये जी मॉड है, क्योंकि जी की एक वैल्यू जो आज मैंने आपको आते ही बताई है, जी इज इक्वल टू जी मॉड ई पार अयोटा आर्गुमेंट ऑफ जी। आर्गुमेंट ऑफ जी का मतलब थीटा होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड का मतलब आर है यहाँ पर। तो जी इज इक्वल टू आर ई पार अयोटा थीटा है। तो जब भी आप लॉगरिथम लेंगे, ln दोनों साइडों पर लें तो ये ln ऑफ r आ जाएगा, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉगरिथम ऐड हो जाएंगे, प्लस ln ऑफ e पार अयोटा थीटा। तो ln और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स है, वो कैंसिल आउट कर देंगे, तो प्लस अयोटा थीटा आप लोगों के पास वैल्यू बच जाएगी। तो ln ऑफ z इज इक्वल टू ln ऑफ r प्लस अयोटा थीटा। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है वो बन जाएगी। अच्छा, इसके अंदर दो चीजें हैं। ये जो आर्गुमेंट होता है ना, इसके अंदर दो तरह के आर्गुमेंट्स होते हैं, या जो एंगुलर वैल्यूज हैं वो दो तरह की हैं। वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं? वो हमारे पास एक जनरल वैल्यूज हैं और एक हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यूज हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू के कैसे पता चलेगा कि ये लॉगरिथमिक वैल्यू लिखी हुई है? तो इसमें एंगल, वो प्रिंसिपल एंगल यूज हुआ है या फिर जो हमारे पास है वैल्यूज की -π to π, वो प्रिंसिपल वैल्यू यूज हुई है या फिर जनरल वैल्यू यूज हुई है? जनरल वैल्यू तो का मतलब यही है कि आप लोग कोई भी एंगल वैल्यू हो तो 2n π उसके अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट आप लोग कर सकते हैं। तो उसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप लोगों ने उसको, बल्कि सोल्यूशन क्या, ये सैम्बल्स भी हैं यहाँ पर, नोट्स के अंदर ये सैम्बल इस टाइप से नहीं लिखी हुई, लेकिन बुक्स जितनी भी आती हैं उनके अंदर लॉगरिथमिक वैल्यू, ये लॉग वैल्यू दूसरी लॉग वैल्यू से डिफरेंट होती है। कि ये अगर ln है ना थीटा, तो दूसरा ऐसे तरीके से रिप्रेजेंट होता है, log ऑफ z इज इक्वल टू log ऑफ z mod प्लस अयोटा, थीटा की जगह पे कैपिटल थीटा टाइप, और इस log की जगह पे l जो है ये हमारे पास कैपिटल लिखा हुआ था, और इस कैपिटल का मतलब है कि ये प्रिंसिपल ब्रांच है। ये मीटिंग जो है डिस्कनेक्ट होने लगी है शायद, तो मैं दोबारा से इसको रिकनेक्ट करता हूँ फिर।